आज का विषय बड़ा इम्पोर्टेंट है सब युवकों के लिए। सिर्फ युवकों के लिए नहीं, बाकी सब अ, पूरे विश्व भर के लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि कैसे हम अपने जीवन में यश की प्राप्ति करें। हाँ, उसे कहते हैं यश, यानी राज, सीक्रेट, या फिर महाराष्ट्र में यहाँ कहते हैं यशाची किल्ली, चाबी। चाबी चाहिए सबको अपना यश का, या फिर सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है। तो मैं अपने इस सेमिनार का एक उद्घाटन करता हूँ एक छोटे से प्रयोग से। प्रयोग करूंगा, एक एक्सपेरिमेंट कहते हैं उसको इंग्लिश में। छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट है, आप समझ जाएंगे। ये जो एक्सपेरिमेंट जनरली में जब अभी आजकल यूट्यूब ऑनलाइन का जमाना आ गया है, सब लोग अभी अपने अपने घर में बैठे हैं। जो व्यक्ति सेमिनार दे रहा है वो भी अपने घर में बैठा है। पिछले 2 साल पहले तो अलग सब चल रहा था, जब हम सब साथ में एक कोई ऑडिटोरियम में आते थे और मिलते थे, और जो व्यक्ति सेमिनार दे रहा है उससे आप संपर्क कर पाते फिजिकली। लेकिन कुछ कारणवश हम नहीं कर पा रहे, तो कोई बात नहीं। लेकिन उस एक्सपेरिमेंट, फिजिकल में जो एक्सपेरिमेंट है वो ऑनलाइन में थोड़ा अलग होता है। तो कोशिश करते हैं इस एक्सपेरिमेंट को यहाँ पर करने के लिए आप सबके बीच में। आप सबको सुनाई दे रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? सुनाई दे रहा है तो अपने हाथों ऐसे हिलाइए, क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजर लोगों ने आपको, आपका मुंह बंद करके रखा है। म्यूट करके रखा है आप सबको। ओके। तो मान लीजिए कि जो मेरे हाथ में जो है ना, ये आप दिखता होगा पेपर अभी मेरे पास है। एक पुराना अखबार का पेपर है। लेकिन मान लीजिए कि ये जो है ना मेरे हाथ में अभी ये 2000 का नोट है, पैसे है। अगर मैंने कहा कि आज इस्कॉन की तरफ से आपको 2000 का ये नोट फ्री में मिल रहा है, जिसे जिसे इस नोट जो इस नोट को चाहता है कृपया करके अपना हाथ ऊपर कीजिए, उसे नोट मिलेगा। तो आप में से कितने लोगों को ये नोट चाहिए? हाथ ऊपर कीजिए। देखिए, हमें पारस जी हमारा हाथ ऊपर पहले कर चुके हैं, अभिषेक जी ने भी किया है, बाकी राजमन, काफी लोग हैं, बाप रे। वाह, ग्रेट। सबको पैसे चाहिए, राइट? आदित्य, ओलंपिक स्टार, काफी लोगों का नाम, अलग अलग नाम भी यहाँ पर है। डेविस, अरुण, राहुल, अनिकेत। गुड, थैंक यू। तो देखिए, ये जो है ना, ये 2000 रुपए का नोट सबके लिए कीमती है, इसलिए सबको चाहिए। अगर उसी नोट को मैं ऐसे कर दूं और कहूँ कि अभी किसको चाहिए 2000 का नोट, सबने हाथ ऊपर किया। उन सब लोगों ने हाथ ऊपर किया, उन्होंने पहले कड़क नोट के लिए ऊपर किया, और उसे बेंड हुआ, मुरझाया हुआ नोट भी चलेगा उनको। अगर यही नोट को मैं नीचे डालूं सड़क पर, हाँ, जहाँ पर रिक्शा आती है, टैक्सी आती है, और वहाँ पड़ा है और नोट, उसको उठा के कहो कि आप में से कितने लोगों को ये 2000 का नोट अभी भी चाहिए? हाथ ऊपर की। वाह, ग्रेट। और बाय चांस सोच लीजिए कि अगर मैं उठाते उठाते कोई तो एक व्यक्ति, पियक्कड़, उसने उस नोट पर अपना पैर डाल दिया, और उस पैर के निशान थोड़े से उस पर आ गए, और मैंने कहा कि थोड़ा निशान है, लेकिन किसको चाहिए नोट अभी भी? हाथ ऊपर कीजिए। ग्रेट, आप सबको नोट चाहिए। देखिए, कैसे लगा आपको हमारा एक्सपेरिमेंट, ऑनलाइन एक्सपेरिमेंट? तो चलिए, इस नोट के विषय में थोड़ा चर्चा करते हैं। देखिए, ये नोट जो है ना, ये 2000 का नोट जब कड़क था उसकी वैल्यू थी। जब उसको ऐसे फोल्ड किया गया उसकी वैल्यू कम नहीं हुई। भले उसका अपीयरेंस, दिखावा थोड़ा अलग हो गया होगा, है ना, लेकिन फिर भी उसकी वैल्यू थी। और उसी को अब जब जब रास्ते फेंका गया, रोड पर उठाया गया, उसको स्ट्रेट करके आप उससे अपने चीजों को खरीद सकते हैं। उसका वैल्यू कम नहीं हुआ। भले उसका फेस वैल्यू दिखने में थोड़ा, अगर दो ऑप्शन दिया जाएगा आपको, मरोड़ा हुआ नोट और कड़क नोट, तो आप शायद कड़क नोट लेंगे। लेकिन अगर ऑप्शन ही नहीं है, एक ही है मरोड़ा हुआ नोट, तो वो भी ले लेंगे, चलो कोई बात नहीं, यूज हो रहा है ना। तो देखिए, हर एक चीज में इस नोट का वैल्यू कम नहीं हुआ। भले उसके साथ उसकी परिस्थिति
या उसका जीवन में बहुत परिवर्तन आ गया उसमें। तो इससे हमें बहुत महत्वपूर्ण सीख एक ले सकते हैं कि हमारा जो जीवन जो है ना, वो इसी नोट जैसा है। हम ये कह सकते हैं कि ये नोट ही हमारा जीवन है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये नोट जैसा हमारा जीवन है। और हमारे जीवन में कई परिस्थितियां आएंगी। जिस प्रकार से उस नोट को फोल्ड कर दिया गया या कहीं हाथ से गिर गया वो, या एक रोड पर था वो, उसी तरह हमारे जीवन में परिस्थिति आती है जब हमारे हमारे साथ में ऐसे सब गुजरता है, बुरी चीजें या जीवन में ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो मेरे दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, ये जो है ना नोट जैसे उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, उसी तरह हमारी वैल्यू भी कभी चेंज नहीं होगी। यस, दुनिया हमारी वैल्यू कभी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हमारी वैल्यू चेंज कब होती है? जब हम हम खुद सोचते हैं कि मैं कुछ काम का नहीं। उस समय दुनिया कितना भी हमारा जय जयकार कर ले, लेकिन अगर हमने अपने आप को मार दिया, हमारा मन हमको मार दिया, तो फिर हमारी वैल्यू हमें लगती है कि मैं कुछ काम का नहीं। कितने बार आपके जीवन में परिस्थिति ऐसी आई होगी जब सब कह रहे कि अरे कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा, और आपको लगा नहीं नहीं अभी बहुत तकलीफ हो रहा है ऐसा। और सब समझा रहे, घर वाले आपके फ्रेंड समझा रहे, अरे कुछ नहीं हुआ, एक छोटा चीज हो गया। तो नहीं नहीं ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ये नहीं करूंगा, ये आगे का चीज मैं करूंगा नहीं। हम निराश हो जाते हैं, पूरी तरह से अपना शुद्ध बुद्ध खो बैठते हैं। तो देखिए, दुनिया हमारी वैल्यू नहीं कम कर सकती। हमारी वैल्यू कौन कम कर सकता है? हमारा खुद का मन। इसीलिए जो हमारे शास्त्रों में या फिर एथिकल बुक्स में कहा गया है बहुत सुंदर से, कि हमारा मन जो है ना, हमारा मित्र भी है और हमारा शत्रु भी है। अगर इस मन को अपने काबू में रखेंगे हम, तो हमारे मन से हमारे जीवन में प्रगति होगी। लेकिन ये मन जब डिक्टेट करता है, वो कहता है कि मुझे यही चाहिए, मुझे ये मिलना मिलना मुझे ये मिला के दो। तो जब वो कंट्रोल हो जाता है, वो कंट्रोलर हो जाता है हमारे जीवन का, तो हमारे जीवन की परिस्थिति बिगड़ जाती है। इस प्रकार से हमारे बहुत से दोस्त होते हैं। कुछ बहुत जिगरी दोस्त होते हैं जो हमारे बहुत काम आते हैं, और कुछ हमारे सर्कल में ऐसे दोस्त होते हैं जो डिमांड करते रहते हैं, यार इधर आ उधर आ, ये पैसा दे वैसा है। तो ऐसे दोस्त जो है ना, हमारा एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। लेकिन जो हमारे जिगरी दोस्त होता है ना, वो हमारे एक्सप्लॉयटेशन करते नहीं, हमारे काम आते हैं। तो हमारा माइंड जो है, हमारा मन भी ऐसे ही है। तो आज का जो ये सेमिनार है, हाँ, ये जो सफलता का राज, इसमें हम ऐसे पहलू कुछ देखेंगे जिसके द्वारा हमारे जीवन को हम परिवर्तित कर सकते हैं। हमारे पास आज डिस्कस करने के लिए सिर्फ 6 पॉइंट्स है। कितने पॉइंट्स है? 6 पॉइंट्स। आप सबका मुंह बंद कर दिया तो आपको भी साइन लैंग्वेज यूज करना पड़ेगा, ऐसे 6 दिखाना पड़ेगा मुझे। ठीक है ना? क्षमा करना, आपको बाद में वो हमारे ऑर्गेनाइजर जी अनम्यूट करेंगे ताकि आप मुझसे बात कर पाएंगे। मेरी बड़ी इच्छा है आपसे बात करने की, लेकिन क्या करूँ, अभी मुझे यहाँ ऐसे परिस्थिति में डाल दिया कि मैं ही बात करूंगा और आपको विवश होकर मेरी बातें सुननी पड़ेगी। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा। तो 6 चीजों पर हम आज चर्चा करेंगे जो जिससे हमारे जीवन में सफलता मिलेगी हमें। तो दोस्तों, सबसे पहला चीज है, देखिए कुछ कुछ टर्म्स है ना, मैं जो यूज करूंगा वो थोड़ा इंग्लिश में होगा क्योंकि इंग्लिश से लोग, हिंदी प्योर बोलूंगा तो आज के लोग जो होते हैं ना, यूथ, वो प्योर हिंदी समझते नहीं यार। हिंदी इंग्लिश मिक्स होना चाहिए, खिचड़ी। तो सबसे पहला होता है डिजायर, इच्छा। सबसे पहले क्या होना चाहिए? अगर सफलता प्राप्त करनी है तो सफलता प्राप्त करने की हमें इच्छा होनी चाहिए, डिजायर होना चाहिए, डिजायर। और ऐसे कहा गया है कि कोई साधारण डिजायर नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं चलो इच्छा हो गई, क्योंकि हमारे मन में कई इच्छाएं होती है कि नहीं? आज बैठा हो यहाँ पर, और मैं यहाँ पर अभी मेरा लैपटॉप यूज कर रहा हूँ लेनोवा, तो मन में इच्छा हो गई काश मेरे पास एप्पल का मैक कंप्यूटर आ जाए। एक इच्छा हो गई ना। ऐसे कितनी इच्छा होती है।
और इच्छा होती काश मैं आज रेस्टोरेंट में जाके कुछ समोसा वड़ा या फिर डोसा खा लूं। ये सब इच्छाएं होती है। लेकिन सफलता के लिए इतनी सारी इच्छाओं में एक जो इच्छा होनी चाहिए वो है ज्वलंत इच्छा, बर्निंग डिजायर, कुछ करने की इच्छा। ठीक है। तो सबसे पहला पहलू है सफलता का राज, टू हैव बर्निंग डिजायर। ठीक है ना, बर्निंग डिजायर यानी ज्वलंत इच्छा कुछ करने की। आपको एक उदाहरण देता हूं मैं, बचपन का उदाहरण आप सबको याद भी होगा। बचपन में हमारे, जब हम खेलते थे हमारे मित्रों के साथ में, तो कभी कभी एक दूसरे से पूछते थे तू बड़ा होकर क्या बनेगा भाई। छोटे बच्चे बोलते थे मैं डॉक्टर बनूंगा। दूसरा बोलता था मैं पायलट बनूंगा। कोई कहा कि मुझे जो है ना इंजीनियर बनना है। काफी बच्चे लोग वो बोलते कभी कभी मुझे ना कंडक्टर बनना है। आपने कंडक्टर सुना देखा होगा ना, कंडक्टर बस का। बच्चे लोग बड़े फैसिनेट हो जाते हैं यार, कंडक्टर क्या माना, क्या कंट्रोल, पूरा बस का कंट्रोल एक घंटी पे करता है वो, टंग बस चलती है, टंग बस उठती है। सारे लोग उसे पैसा देते हैं, देखो कितने पैसे भर जाते हैं उसके। तो कंडक्टर बड़ा धनवान व्यक्ति है, पूरा कंट्रोलर है, तो बच्चे बोलते हैं कंडक्टर बनना है। तो ड्राइवर बनना है, कंडक्टर बनना है, पायलट बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। लेकिन मित्रों, जब छोटे बच्चे जब बोलते हैं ना कि मुझे ये बनना है, अगर उसके जीवन को फास्ट फॉरवर्ड कर दे 20-25 साल के बाद, आप देखिए कितने जो बच्चे बोल रहे थे मुझे पायलट बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वो एक्चुअली बन पाए। बहुत कम। क्योंकि सबकी इच्छा थी, लेकिन सबकी ज्वलंत इच्छा नहीं थी कुछ करने की। बस इच्छाएं थी। हाँ, किसी बच्चे ने एक दिन पायलट बोल दिया, 2 दिन के बाद बोला मुझे कंडक्टर बनना है, तीसरे दिन बोला कि डॉक्टर बनना है। तो इच्छाएं बदलती रहती है, लेकिन हमारे जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए ज्वलंत इच्छा होनी चाहिए, उस इच्छा को हमें फॉलो करना है। तो सबसे पहले सफलता का राज है, पहला राज, कि हमारे जीवन में कुछ करने की इच्छा होनी चाहिए। कैसी इच्छा होनी चाहिए वो? छोटी मोटी इच्छा नहीं होनी चाहिए कि ज्वलंत इच्छा करके दिखाना है और यही करना है। ऐसे नहीं कि हर 5 दिन में हमारा गोल चेंज हो रहा है। राइट। वो गोल भले कुछ भी हो उस गोल के लिए, उस गोल में अगर नाकामी आ रही है, हाँ आपके 6 महीने निकल गए लेकिन वो ही रहा, ऐसा होना चाहिए कि मुझे इस गोल को हासिल करने के अंदर से इच्छा हो रही है, मैं करूंगा। भले वेट करना पड़े 6 महीने 1 साल, लेकिन मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। ये कहते हैं ज्वलंत इच्छा, बर्निंग डिजायर टू चेंज वंस लाइफ। तो ये रहा पहला राज सफलता का, बर्निंग डिजायर। दूसरा राज हम देखेंगे। दूसरा राज है मेहनत करना। आजकल हमें लगता है कि सब कुछ लक से होता है ना। जब देखो हमको लगता है कि मेरा लक अच्छा नहीं है, मेरा बुरा लक था, इसका कितना अच्छा गुड लक है। ऐसे हम बातों बातों में बहुत बोलते हैं गुड लक बैड लक। लेकिन देखिए, लक हो या ना हो, हर एक सफलता में जो व्यक्ति होता है ना उसे बहुत मेहनत तो करनी पड़ती है। बिरला, बहुत कम लोग मिलेंगे आपको जो बचपन से ही सब कुछ लेके आए हैं। ऐसे कम मिले, गिन के उंगली में आप एक दो तीन ऐसे मिलेंगे आपको। अधिकतर लोग अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करना पड़ता है, कड़ी मेहनत करनी पड़ती, कड़ी दौड़ धूप करनी पड़ती। तो इसीलिए अगर सफलता प्राप्त करना है तो मेहनत से दूर मत भागिए, मेहनत करने की बड़ी अथंग इच्छा रखिए। जिस प्रकार से हम देखते, जब सरोवर में, लेक में जब घूमने जाते हैं हम कभी, तो हम सरोवर में देखते हैं बहुत से बतख, डक बोलते हैं डक, अच्छे प्रेम से वो झूलते रहते हैं। कभी कभी हमारे बचपन में हमने पेंटिंग बनाया था, पेंटिंग में माउंटेन बनाया, पीछे सन बनाया, आगे रिवर बनाया और रिवर में बतख बनाया, है कि नहीं? तो बतख कैसे लगता है, प्रेम से वो बस ऐसा घूम रहे हैं, ऐसा जा रहे हैं, पानी पे तैर रहे हैं। कितना आनंद आ रहा है, देखो फ्लोट फ्लोट कर रहे हैं अपने आप को। नहीं,
दूर से दिखता है कि वो बड़ा आनंद से फ्लोट कर रहा है, लेकिन जल के नीचे, पानी के नीचे जाके देखिए, वो बतख ऊपर से फ्लोट कर रहा है नीचे, लेकिन बहुत मेहनत कर रहा है, पैर बार बार मार रहा है, ऐसे अपने पैरों को मार रहा है, उसको बोलते हैं पैडिंग। कंटिन्यूस पैडिंग कर रहा है वो। ऊपर से क्या लग रहा है कि वो पूरा मुस्कुराते हुए बस यहाँ टहल रहा है, वहां टहल रहा है, लेकिन अंदर मेहनत कर रहा है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट राज है कि हमारे जीवन में सफलता ऑटोमेटिक नहीं आएगी। सक्सेस, वी डू नॉट रन इनटू सक्सेस बाय एक्सीडेंट। ऐसे कोई चमत्कार नहीं होगा। चमत्कार को नमस्कार मत करो, चमत्कार हो गया तो हो गया, लेकिन चमत्कार के पीछे मत बैठो। चमत्कार के पीछे बैठ गया, उसे अपना जीवन भर उसको वेट करना पड़ेगा। मेहनत कीजिए। हर एक व्यक्ति जो ऊपर बढ़ा है आज, मेहनत से आगे बढ़ा है। तो सबसे पहले ज्वलंत इच्छा होनी चाहिए, और दूसरा होना चाहिए मेहनत, हार्ड वर्क। ठीक है, तो ये दो हो गए हमारे अभी। हम तीसरे पे बढ़ते हैं। तीसरा, सफलता। सफलता का तीसरा राज है, बताओ क्या है? आप लोग सुन रहे हैं कि बोर लग रहा है, बंद कर दूं? ठीक है, आप लोग सब नोट्स बनाइए, अगर आपके मोबाइल पर फटाफट लिखते जाइए फटाफट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आज के। मेमोरी थोड़ा कम है आजकल अपना। लेक्चर खत्म हो गया, बोलेंगे प्रभु जी ने क्या लेक्चर दिया, लेक्चर में क्या बोला? कुछ तो बोला सफलता के बारे में, सब गायब हो गया वापस। तो आप लिखिए, अच्छा रहेगा आपके लिए, कहीं तो नोट कर लीजिए। सबसे पहला ज्वलंत इच्छा। दूसरा, परिश्रम, हार्ड वर्क, मेहनत। तीसरा, कमिटमेंट। है कि नहीं? कमिटमेंट वर्ड हम हमेशा अपने जीवन में यूज करते हैं। अरे इसका कमिटमेंट ही नहीं है इसमें। इट डज नॉट शो कमिटमेंट। कमिटमेंट दिखाता नहीं अपने काम के लिए। कमिटमेंट यानी अपना एक बार जिस कार्य को हाथ में लिया, उसे पूरा होने तक करना। एक बार बोल दिया तो मैं करूंगा, इसे कहते हैं कमिटमेंट। तो तीसरा राज है कमिटमेंट। तो कमिटमेंट क्या होता है कि व्यक्ति, उसके जीवन में कुछ भी समस्या प्रसंग ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन उस कमिटमेंट को उसने एक बार बोल दिया तो उसे करके रहे। हमारे भारतवर्ष में ऐसे बहुत से बड़े यशस्वी या प्रगतिशील ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्हें अपने जीवन में बहुत मेहनत करना पड़ा और लंबे समय तक कमिटमेंट रखना पड़ा, तब सफलता मिली उनको। और उसी तरह पूरे देश विदेश में ऐसे बहुत से मिलेंगे आपको, जो बड़े फेमस लोग हैं, जिनके जीवन में उनको कमिटमेंट बहुत कस के रखना पड़ा। आपको शायद याद होगा कि एक वैज्ञानिक है हमारे पूरे विश्व भर में बहुत फेमस, अभी नहीं रहे वो, जिनका नाम है थॉमस एल्वा एडिसन। एडिसन जी का नाम सुना होगा आपने, विज्ञान के किताबों में, स्कूल में पढ़ते हैं हम लोग। तो एडिसन जी ना, जो बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया था, उन्हें बहुत से वैज्ञानिक संशोधन किए। उसमें से सबसे प्रमुख उनका संशोधन था इलेक्ट्रिक बल्ब। आज हम ट्यूबलाइट लगाते हैं हमारे उधर। तो उसका ओरिजिनल जो था, सबसे पहले टंगस्टन बल्ब बनाया था उसने, परमानेंट बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब। ये किसका युक्ति था, किसकी आइडिया थी? एडिसन जी की आइडिया थी। ठीक है ना? तो एडिसन जी ने जब बल्ब बनाया, तो क्या पहली बार बनाने गए अपनी प्रयोगशाला में और वो बल्ब बन गया उनका? नहीं, समय लगा उनको। कितने बार वो बनाने गए और उनका टेक्नोलॉजी विफल हो गया, फेल हो गया, लेकिन वो बनाते गए। उनके पास आइडिया था और उनको पता था कि इसमें कुछ पावर है, इस आइडिया में तो जरूर कुछ इसका निकलेगा। लेकिन बनाते बनाते हर बार वो विफल हो गए, असफल रहे। ऐसा कहा गया कि 99 बार उन्होंने अपनी टेक्निक लगाई, 99 के 99 बार वो फेल हो गए। 100वीं बार फिर बाद में जब उन्होंने कुछ प्रयोगशाला में डाला, तो उनका बल्ब जलने लगा।
तो कितने बार विफल हुए? 99 बार विफल हुए, लेकिन 100वीं बार तक उन्होंने कमिटमेंट रखी कि मेरा जो आइडिया, मुझे मालूम है इसमें कुछ दम है, इसमें करके रहूंगा। तो उन्हें पूछा गया कि एडिसन साहब जी, आप जब 98 बार आपका बल्ब जब फेल हो गया, जब जला नहीं, तो आपके मन में क्या प्रक्रिया चल रही थी? क्या आप निराश नहीं हुए? 1 से 98 बार फेल हो गए। तो एडिसन जी क्या बोले मालूम क्या? बड़ा अच्छा बोले वो बोले कि 98 बार जब फेल हो गए मैं, तो मैं सोचा कि ये जो 98 अलग अलग तरकीबें जो मैंने अपनाई थी अपने जीवन में, जिससे फेल हो गया मैं, वो मैं नहीं अपनाऊंगा, एक नया तरकीब ढूंढ के निकालूंगा। तो ये था उनके सफलता का राज। कमिटमेंट उन्होंने अपने जीवन में, अपने प्रोजेक्ट में रखा। एक बार सोच लिया, उस पर कमिट हो गए। तो तीसरा चीज था ये सफलता का राज, कमिटमेंट। आइए हम देखते हैं चौथा राज। चौथा राज है परसिस्टेंस। कमिटमेंट एंड और परसिस्टेंस ना दोनों एक समान लगते हैं, लेकिन परसिस्टेंस में ऐसा हो सकता है कभी कभी नाकामी पर नाकामयाब हो जाता है व्यक्ति बाहर के परिस्थिति से। लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे मित्रों के बीच, रिश्तेदारों के बीच हमें जो है एंकरेजमेंट मिलता नहीं। उस समय भी अगर हम अपने गोल पर अड़े रहे, तो उसे कहते हैं परसिस्टेंस। तो कमिटमेंट यानी दुनिया आपको नहीं बोल रही है फिर भी हम कर रहे हैं, और परसिस्टेंस यानी हमारे आसपास के हमारे मित्र, हमारे सगे संबंधी, जिसपे हम बहुत जिन पे हम डिपेंड होते हैं, कभी कभी वो भी बोलते हैं अरे नहीं होगा, छोड़ दे यार, तू तेरे से होने वाला है। लेकिन हमें जानना चाहिए कि, तो परसिस्टेंस पे हम चर्चा करें तो अभी ये चौथा पॉइंट है परसिस्टेंस। अभी परसिस्टेंस का एक उदाहरण मुझे याद आता है कि अ, एक एक बहुत बड़े हमारे भारत के एक फिलोसोफर थे। तो वो, उनकी बड़ी खूबी ऐसी थी कि वो फिलोसफी में बहुत बड़ा नाम था उनको, उनका था। और उनकी एक छोटी स्कूल भी थी जो चलाते थे, और बहुत से विद्यार्थी आते थे उनसे सीखने के लिए फिलोसफी तत्व वगैरह। लेकिन उनके घर पे जो ना उनकी पत्नी, वो उनके फिलोसफी के विरुद्ध थी। वो कहते थे कि यार ये कुछ काम धंधा करो, ये क्या फिलोसफी लेके बैठे हो, इससे क्या मिलने वाला है। तो बोलते थे फिलोसफी से मुझे पसंद है, फिलोसफी मैं लोगों को पढ़ाता है, उससे मुझे जो डोनेशन मिलता है उससे हमारा घर चलता है, अच्छी अच्छी बात चल रही है। बोले घर तो चल रहा है, लेकिन ये क्या फिलोसफी चल रहा है? कुछ काम करो, कुछ मेहनत करो, ऐसे कुछ चीजें उठाओ, लगना चाहिए कुछ कर रहा है व्यक्ति। ये घर बैठे बस प्रवचन ही कर रहे हो बस। तो उसकी पत्नी उससे विरोध में थी, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति जो है अपने कार्यरत रहा। एक बार उसके उसका जो विद्यार्थी है, फिलोसफी स्टूडेंट, वो उस घर में आ गया, और घर में आके उसने बेल बजाई। तो प्रोफेसर ने गोल दरवाजा खोला। तो पूछा प्रोफेसर से कि मुझे आपसे कुछ प्रश्न पूछने थे कल के क्लासरूम के विषय के बारे में। तो बेटा अंदर आ जाओ, बैठा दिया सोफा पे, और चर्चा चालू हो गई फिलोसफी पर। तो अंदर पत्नी थी घर पे, वो परेशान हो गई कि एक तो फिलोसफी पढ़ाते हैं, मुझे पसंद नहीं, अब घर पे आके फिलोसफी क्लास चालू कर दिया। तो घर पे तो होना नहीं चाहिए क्लास वगैरह। तो गुस्से से अंदर से वो चिल्लाने लगी, कौन आया है, क्यों आया है? तो लड़का जो था स्टूडेंट बड़ा बिल्डर हो गया, बोला अरे ये क्या हो गया, वो किसकी आवाज आ रही? वो कुछ नहीं, कुछ नहीं, मेरी पत्नी ऐसे प्रेम से थोड़ा चिल्ला के बोलती कभी थी। आप भूल जाओ, चलो बात करते हैं हम। तो बातचीत करते रहे, तो पत्नी बोली ये तो 5 मिनट भी नहीं, 10 15 मिनट 20 मिनट हो गया, ये लोग बातचीत कर रहे हैं, कुछ नहीं चल रहा है, मेरा मेरा कोई मान नहीं रहा है। तो वो किचन से उन्होंने क्या किया, बेलन और जो परोसने का चम्मच जो है ना, स्पून, वो फेंकने लगी बाहर बाहर, किचन से बाहर। तो ये सब जो है ना, देखिए अब कोई व्यक्ति बात कर रहा है और ऊपर से कोई बेलन गिर रहा है, तो क्या लगेगा आपको? अरे ये थोड़ा यहाँ पर लगता है वर्ल्ड वॉर 4 चलने वाला, थर्ड चालू हो रहा है लगता है यहाँ पर। तो उसी तरह से ना ये स्टूडेंट बिल्डर हो गया। तो सर ने बोला कि मेरी पत्नी जो है ना, वो हमेशा गरजती रहती है, बहादुरों जैसी, तो आप ज्यादा ध्यान मत दीजिए, हम डिस्कस करते रहेंगे।
लेकिन जब बहुत गरजना चालू हो गया, बहुत ज्यादा चीजें बाहर बाहर फेंक रही थी, तो फिर हमारे फिलोसोफर जी बोले चलो हम एक काम करते, बच्चों को कहा कि चलो हम बाहर गार्डन में बैठते हैं, यहाँ पर थोड़ा अनुकूल परिस्थिति नहीं है यहाँ पर। तो वो गार्डन में जाने लगे। जैसे दरवाजा खोला तो पत्नी ने टेरेस से जाके पूरा एक बाल्टी पानी ऐसे उल्टा कर दिया। सीधा प्रोफेसर का पूरा बदन पानी से लथपथ। तो स्टूडेंट पूरा बिल्डर हो गया, कंफ्यूज हो गया, सर ये क्या हो गया। तो बड़ा मुस्कुराते बोला, बादल जब गरजते हैं तो बाद में क्या होते हैं, बरसते भी, लेकिन गरजने के बाद क्या होता है, पानी बरसता है ना। तो उस तरह से मेरी पत्नी बरस रही है, पानी आ रहा है, कोई बात नहीं। तो इतना डिफिकल्ट उनका फैमिली लाइफ था कि पत्नी उससे परेशान थी उनके गोल पर, लेकिन उन्हें पत्नी को बहुत प्रेम से आदर पूर्वक उनको सम्मान दिया, लेकिन अपना कार्य जो है उसमें आगे डटे रहे, बढ़े रहे। इसे कहते हैं परसिस्टेंस। यानी कोई भी अंदरूनी कुछ प्रॉब्लम भी होने के बावजूद भी व्यक्ति जो है जान लेता है कि ये करना चाहिए, तो वो आगे बढ़ते रहता है अपने कार्य में। पांचवा है, अपने कार्य के प्रति थोड़ा गर्व होना चाहिए, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। कार्य के प्रति गर्व। गर्व का मतलब क्या, गर्व जो शब्द है ना, देखिए हम बोलते हैं गर्व नहीं करना चाहिए। गर्व से कहो हम हिंदू है, गर्व से कहो हम भारतीय है, वो ठीक है। लेकिन हम कहे गर्व से कहो मैं हूँ, हितेन हूँ, तो आप कहेंगे हितेन बड़ा गर्व गर्विष्ठ गर्व वाला है, बड़ा प्राउड आदमी है, तो आप प्राउड व्यक्ति से दूर रहते हैं। लेकिन ये अलग प्रकार का प्राइड है। ये ऐसा प्राइड है जहाँ पर व्यक्ति को खोजना चाहिए अपने जीवन में अच्छा क्या है, और उसको बड़ा अप्रिशिएट करना चाहिए। आज के तारीख में युवाओं का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो दूसरों की नकल करना चाहते हैं, और अपने पास जो चीज है वो न देखते हुए दूसरों के पास क्या है और मेरे पास वो नहीं है, इसकी चिंता में पूरा जीवन चले जाता है। अरे सबके पास भगवान ने एक अनोखा गुण दिया है, क्वालिटी दिया है। अपना अनोखा क्वालिटी ढूंढो, उसको टटोल के उसको जो है आप आगे बढ़ाइए। अन्यथा क्या होता है, हम दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं कि इसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, उसके पास वो है, मेरे पास ये नहीं है। अरे उसके पास क्या है वो तेरे पास नहीं, लेकिन तेरे पास जो है वो उसके पास नहीं। तो हर एक व्यक्ति के पास गॉड गिवन टैलेंट दिया है, लेकिन हमारा हमेशा 24/7 रडार चलता है कहाँ पर, मेरे पास क्या नहीं है। तो 24 घंटा अगर मेरे पास क्या नहीं सोचते रहेगा व्यक्ति, तो मेरे पास क्या है और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए इसकी चर्चा कौन करेगा। तो ये आधुनिक बहुत बड़ा स्ट्रेस का इश्यू बन गया है आज, कि लोग अपने हुनर को भूल गए और दूसरों के हुनर पर पूरा फोकस करते हैं। राइट। आपने कभी देखा होगा, पार्टी में जाते हैं अपना, तो पार्टी में बुफे होता है ना, आप प्लेट उठाइए और वहां पर सब अलग अलग सामान है खाने का वस्तु, वेटर खड़े रहते हैं। तो आप बोलते हैं कि हाँ ये दो पकौड़ा डालिए और ये समोसा डालिए और ये पिज्जा डालिए। आप खुद चूज करते हैं ना कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। प्लेट बना के टेबल पे बैठते हैं, और आपका फ्रेंड टेबल पे अपना प्लेट बना के आता है, और आप देखते हैं कि मेरे प्लेट में रसगुल्ला एक है, मैंने लिया है, लेकिन मेरे दोस्त के प्लेट में कितना है, दो है। तो आप प्लेट उठा के जाते हैं और दो दूसरा रसगुल्ला उठा के लेके आते हैं। ऐसा हुआ काफी बार कि आप रसगुल्ला ने आपने खुद चॉइस करके एक लिया है, लेकिन दूसरे के प्लेट में दो देख के आप खुद उठ के गए और दूसरा लेके आए। इसका मतलब है कि आपने खुद के चॉइस के हिसाब से एक सोचा कि एक ही खाऊंगा मैं, लेकिन दूसरे को देख के आपने दूसरा उठा लिया। इसका मतलब है हमारा कितना चॉइसेस हम बार बार चेंज करते हैं दूसरों के ऊपर, दूसरों को देखकर। तो ये नहीं होना चाहिए। हुनर होना चाहिए, अपने हुनर क्या है, अपने पास क्या दिया है, क्या शक्ति है, अपने पास क्या टैलेंट है, इस पर फोकस करके अगर हम उसको आगे बढ़ाएंगे तो हम जो है यश के मार्ग में चल सकते हैं। अन्यथा हम अपने हुनर को नहीं देखेंगे
तो दूसरों में क्या अच्छा है वो देखते रहेंगे। और दूसरों में देखना अच्छा अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को देखकर सोचना कि मैं बुरा हूँ, मेरे में कुछ नहीं है, ये बुरी चीज है। ऐसे नहीं करनी चाहिए, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। कंपैरिजन शुड नॉट बी फॉर गोइंग डाउन, कंपैरिजन शुड बी फॉर गोइंग अप। किसी किसी में अच्छा देखकर हम उससे सीख सकते हैं और अच्छा बन सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, किसी का अच्छा देखकर हम सोचते हैं कि मुझ में है ही नहीं, मैं कुछ काम का नहीं। तो यहाँ पर हम डिप्रेस हो जाते हैं, हम बहुत दुखी हो जाते हैं। तो ये रहा पांचवा और अंतिम और आज का लास्ट का छठा पॉइंट है सफलता का राज, वो है कैरेक्टर। कैरेक्टर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हर एक व्यक्ति के जीवन में। कैरेक्टर जो है ना, ये बाहरी रूप से हम दिखता नहीं। हाँ, जैसे आप, अगर आप, मैं आपको देखूं तो आप, मैं बोलूंगा कि आपकी आंखें अच्छी है, आपकी नाक छोटी है, आप बहुत अच्छे से मुस्कुरा रहे हो, आपकी हेयर स्टाइल अच्छी है ना, तो ये दिख रहा है बाहर से। लेकिन जो कैरेक्टर होता है ना, जो वो कैसा होता है, वो अंदरूनी होता है, वो दिखता नहीं है। लेकिन व्यक्ति के साथ में जाओ, उसके साथ रहो, तो बाद में उसका कैरेक्टर समझ में आता है। बाहर से कितना भी फैशनेबल हो, लेकिन जब बैठो साथ में तो मालूम पड़ता है, अरे ये दिखने में अच्छा बड़ा सुंदर है, अंदर घटिया आदमी। या कोई व्यक्ति दिखने में इतना अच्छा होता नहीं, लेकिन अंदर बहुत सॉलिड होता है, दिलदार होता है। ऐसे लोगों से बात करने में, उससे उनसे मित्रता करने में आनंद आता है, क्योंकि ये व्यक्ति कैरेक्टर वाला आदमी, सब्सटेंस वाला आदमी। एक बार छोटा बच्चा, वो चौपाटी बीच पे था, उसने गुब्बारे वालों को देखा। एक गुब्बारा वाला बेच रहा था फूल, उसको बलून सेलर बोलते हैं उसको इंग्लिश में। तो बलून सेलर बेच रहा था बलून, उसके पास क्या क्या बलून थे, गुब्बारे थे, लाल कलर के, पीले कलर के, हरे कलर के, काले कलर के, सफेद कलर के। तो बच्चा जाके पूछता है, अंकल अंकल, ये कौन सा गुब्बारा सबसे ऊपर जाएगा, काला वाला, हरा वाला, पीला वाला, लाल वाला? तो अंकल जो है, बेचने वाला बोला कि बेटा, कलर से कोई गुब्बारा ऊपर जाता नहीं, उस गुब्बारे के अंदर अगर हवा होगी तो सब गुब्बारे ऊपर जाएंगे। तो उसी तरह बाहरी रूप से हमें किसी के, हमें सोचना नहीं चाहिए कि हमारा जीवन बदलेगा सिर्फ बाहरी ढकोसला करके। अंदर भी कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट इंटेंट, ये दोनों होगा तो गाड़ी फिर आगे अच्छे से बढ़ेगी। तो पुराने जमाने में एक कहावत थी कि इफ हेल्थ इज लॉस्ट, इफ वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। सिंपल इंग्लिश है। इफ वेल्थ धन, इफ वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। आपका अगर बीमार है आपका शरीर, तो थोड़ा तकलीफ होगा आपको, सच में अच्छा नहीं है। बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। हाँ, तो कैरेक्टर चले गया तो फिर सब कुछ चलेगा। ये ऐसी कहावत है पुरानी। आजकल की कहावत क्या है, तो उल्टा कर दिया है। इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, चलता है कोई बात नहीं। हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। वेल्थ इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। पैसा नहीं तेरे पास तो कुछ काम का नहीं। तो आजकल सब चीज की परख जो है ना, पैसों से होती है। और इस कारण क्या होता है, लोग जो है ना पूरी तरह से खुश नहीं है। क्योंकि क्या होता है आजकल, हमारे रिश्ते नाते संबंध, मित्र, फ्रेंड्स, फेसबुक पे, एफबी फ्रेंड्स, ट्विटर फॉलोवर, सब तो कैसे होता है कि आपका स्टेटस देख के वो फ्रेंड बनते हैं, आपका हृदय बन देख के फ्रेंड बनते हैं। ऐसे होते काफी, तो अच्छे भी होते हैं, ऐसे बोलने रहो। नहीं, अधिकतर लोग आजकल हमसे दोस्ती करते हैं कि हमारा स्टेटस देखिए, इतना हमारे पास, हमारा स्टेटस क्या है, हमारा क्या है, कितने हमारे लोग हमको जानते हैं, क्या क्या कर रहे हैं, मैं कौन हूँ इससे ज्यादा मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी क्या पहचान है, इस पे ज्यादा फोर्स, ज्यादा लोग जो है क्या कहते हैं, उसको फोकस करते हैं। तो एक चीज इम्पोर्टेंट है कि ये जो कैरेक्टर जो है, छठा चीज, ये कैरेक्टर का जो नींव है, बुनियाद जो है,
वो आध्यात्मिक चीजों पर है। आप देखेंगे कि भारत में अधिक से अधिक बाहर के लोग, फॉरेनर्स आते हैं इंडिया में। देखो, कोई फॉरेनर अमेरिका से अगर यूरोप जाएगा तो समझने वाली बात है, यूरोप में घूमने गया है ना, वहाँ बर्फीले पहाड़ है, वहाँ पर पर्यावरण बड़ा सुंदर है। लेकिन अमेरिकन या फिर यूरोपियन व्यक्ति अगर इंडिया में आएगा तो इंडिया में क्या ऐसा कुछ बड़ा दिखाने के लिए है? इतना तो बहुत बड़ा कुछ ऐसा चीज नहीं है। हमारे तो इंडिया में काफी डेवलपमेंट हो रहा है अभी, लेकिन इतना बहुत बड़ा नहीं, इतना अमेरिका में और यूरोप में जो जिस प्रकार से उनके बर्फीले पहाड़ होते हैं या बड़े बड़े उनके जो बड़ा शुद्ध और क्लीन लेक रिवर सी होगा, ऐसा तो नहीं होता यहाँ पर। लेकिन फिर भी बहुत से फॉरेनर्स भारत में आते हैं, और अधिक से अधिक फॉरेनर जब भारत में आते हैं उनको पता है कि भारत में आएंगे ना तो बीमार हो जाते हैं, क्योंकि भारत क्लाइमेट जमता नहीं उनको, बड़ा गर्मी वाला क्लाइमेट है। बीमार हो जाते हैं या कोई चीटिंग कर देता है उनको, है ना। अक्सर कितने बार देखते हैं हम, कोई फॉरेनर आ गया दुकान पर तो 100 रुपया का माल जो है उसको 500 रुपया में बेच देते हैं, चूना लगा देते हैं उसको, क्योंकि उसको पता नहीं 500 100 रुपया क्या है ना। तो 100 का माल 500 में बेच दिया। ऐसे बहुत बार उनको जो है लोग ठगते हैं, लेकिन फिर भी आते हैं। फॉरेन वाले लोग फिर भी आते हैं, ठगते हैं लेकिन फिर भी आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि ठगना और लोगों और ये क्लाइमेट के अलावा भारत में उसकी सभ्यता इतनी स्ट्रांग है, कल्चर इतना स्ट्रांग है। ये देखने आते हैं लोग कि ये भारतीय जो है, कितने लोग यहाँ पर है, कितने अलग अलग परिस्थिति में रहते हैं, लेकिन हमेशा जो है स्ट्रांग है। इनका कल्चर बड़ा स्ट्रांग है। जैसे एक बार की बात है, एक जापान से एक नौजवान आया था, बड़ा बिजनेसमैन था वो। घूमने आया था भारत का देखने के लिए कि भारत कैसा है, आध्यात्मिक भारत। तो सब घूम घाम के फिर वो एयरपोर्ट के बगल में उसका एक होटल में उसने ले लिया अपना रूम, क्योंकि उसकी फ्लाइट 2 दिन के बाद थी। तो उसने दूसरे दिन, जब 2 दिन होने के बाद जब फ्लाइट का टाइम आ गया तो रास्ते पे आ गया। तो देखा एक टैक्सी वाले को, टैक्सी वाले को कहा कि एयरपोर्ट, उसको बोलना आता नहीं था हिंदी, उसकी इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं थी, वो जापान का था, वो ज्यादा जानता नहीं था अपना लोकल लैंग्वेज। और अपना टैक्सी वाले को तो इंग्लिश आती नहीं थी, सिर्फ हिंदी आती। तो उसने एयरपोर्ट बोला, समझ गया, हाँ बैठो बैठो साहब बैठ जाइए। तो वो जापानीज आदमी बैठ गया पीछे, और वो बोलने लगा, ड्राइवर गो फास्ट, कृपया तेजी से चलाइए, मेरी फ्लाइट छूटनी नहीं चाहिए। और ड्राइवर को मालूम पड़ गया, तेजी से ड्राइव फास्ट बोल दिया, समझ गया। तो ड्राइवर बोला ओके ओके। तो कुछ चीजें जो है वो कॉमन है, वो कोई बोल सकता है। लेकिन ड्राइवर जो है ना, आराम से प्रेम से गुनगुनाते हुए कोई फिल्म का गाना गाते हुए वो चला रहा है अपना गाड़ी। तो जापान वाला सोच रहा है यार इतना धीरे गाड़ी चला रहा है, तो उसको बोल रहा गो फास्ट गो फास्ट, तो बोल रहा है फास्ट जा रहा है, और कितना फास्ट जाऊंगा। इतने में बगल से, रास्ते से जा रहा था टैक्सी, तो बगल से एक बड़ी बड़ी अच्छी कार निकली, मित्सुबिशी, ऐसे निकल गया फास्ट। वो जापानी व्यक्ति ने उसको, ड्राइवर को पीछे से ऐसा मारा और कहा कि देखो, मित्सुबिशी कार मेड इन जापान, वेरी फास्ट। यानी मित्सुबिशी कार है, जापान में बनी है, कितनी फास्ट चल रही है तुम्हारी ये खटारा गाड़ी, चल रही नहीं फास्ट, चलाओ फास्ट। तो बड़ा गुस्सा होगा ड्राइवर, बोला ओके ओके बोल के आगे और फास्ट चलाने लगा, लेकिन फिर भी स्लो था। उसके बाद थोड़े देर का टोयोटा गाड़ी निकल गई बगल से, टोयोटा। तो उसने फिर से ऐसा बोला, टोयोटा मेड इन जापान, वेरी फास्ट। तो ड्राइवर वाला बड़ा बौखला गया, वे क्या है यार, अपना देश का ही बोल रहा है, टोयोटा मित्सुबिशी। तो कैसे भी करके ड्राइवर ने उसे एयरपोर्ट पहुंचा दिया। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद फिर वो जापान वाले ने कहा कि कितना, हाउ मच बिल, कितना पैसा हो गया टैक्सी का। तो ड्राइवर ने फिर एक बिल बोला, कहा क्या बोला, 1,000 रुपए। भाई 15 मिनट टैक्सी चलाया, 1,000 रुपये बिल बोल दिया। तो जापान बोला वाई, वाई सो मच, इतना पैसा क्यों मांग रहे हो? तो भारत के ड्राइवर ने अपना मीटर दिखाया, मीटर
मेड इन इंडिया, वेरी वेरी फास्ट। हमारा मीटर फास्ट चलता है, 1000 रुपये का बिल आ गया, आपको पैसा भरो। तो अधिकतर जब कोई फॉरेनर्स आते हैं इंडिया में ना, तो ऐसे उनको चीट होता है, उनको चीटिंग होती है उनकी काफी। लेकिन फिर भी आते हैं, क्योंकि उनको ये पैसे जो उनके पास आए इतने ना, वो निकल के चलेगा, लेकिन जो अनुभव होता है ना, जैसे मुझे याद है कुछ 10 साल पहले एक अखबार में खबर आई थी कि अमेरिका में एक नौजवान था, उसके माता पिता जो साथ में रहते थे उनका डाइवोर्स हो गया था और अकेला रहता था, अपने अकेला, अपना बड़ा एक आलीशान घर था, पिताजी का अलग आलीशान घर, माँ का अलग अलग अलग, अलग आलीशान घर। तो बेचारा अकेला पड़ गया था। तो उसने एक बार फेसबुक में बहुत से फ्रेंड्स बना लिए थे, और फेसबुक फ्रेंड से एक बनारस में उसका एक फ्रेंड बना। तो उस फ्रेंड के द्वारा उसने फिर उसके फ्रेंड के माता पिता से भी कांटेक्ट कर लिया, सब कर लिया। तो एक दिन अपने पिताजी को बोलता है, पिताजी मुझे पैसे दो। मैं, क्यों चाहिए पैसे? तो मुझे भारत जाना है। अच्छा, भारत जाना है, तो इतना पैसे क्यों मांग रहे हो? तो भारत में मुझे 1 साल रहना है। 1 साल रहना है? कहाँ रहोगे? मुझे एक घर में रहना है। घर में रहना है, तो इतने पैसे क्यों चाहिए किसी को? बोले नहीं, मुझे उस घर में उस घर का सदस्य बन के रहना है, और फैमिली का मतलब क्या है जानना है। मुझे इसका अनुभव नहीं हुआ है। तो मैंने फेसबुक पे उनसे चैटिंग किया है और कहा कि मुझे अपने घर में रखोगे? तो वो रखने वाले नहीं थे। तो मैंने कहा कि आपको हर दिन मैं जो है 5,000 रुपये दूंगा मेरे घर पे रहने का आपका। मुझे 1 साल आपके घर पे रहना है, आपके पारिवारिक जीवन का मुझे अनुभव लेना है। तो बनारस का फैमिली ने उनको बुला लिया, आ जाओ भाई, 5,000 रुपये देके हमारे घर पे रहो, हमारा फैमिली का सदस्य बन जाइए। तो पैसे देखकर वो बनारस में आया, एक सीधे साधे फैमिली वालों के घर पे रहकर उसे अपने परिवार का उसको महसूस या अनुभव हो गया। तो हमारे जीवन में जो मामूली चीजें जो है आज, परिवार, हमारे माता पिता, हमारे बहन भाई, हमारे रिश्तेदार, कितना अच्छा हमारा मेल जुलाव है, ये सब चीज अमेरिकी वालों के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होता है। अमेरिका में काफी बार हम देखते हैं, जैसे मेरा एक विद्यार्थी है, अमेरिका में रहता है। तो मैं जब उनसे मिलने गया था एक बार, तो मैंने कहा तुम्हारे पड़ोसी कौन है? बोले पता नहीं कौन पड़ोसी। अरे तुम कब से रह रहा है? 2 साल से रह रहा है, पड़ोसी पता नहीं कौन है। बोले यहाँ पर कल्चर नहीं है प्रभु जी, यहाँ पर यहाँ आसपास लोग दिख गए तो हाय बोलने का, बस, उसके आगे कुछ पूछने का नहीं। तुम्हारा नाम क्या है, काम क्या है? तो देखिए, अनजान पड़ोसी यहाँ पर। और यहाँ भारत में देखो, पड़ोसी क्या, आपका पूरा बिल्डिंग का, पूरा मोहल्ले का आपको नाम मालूम है। उसके बच्चे का नाम क्या है, उसकी बच्चे की शादी किससे होने वाली है, उसकी पत्नी का सब मालूम, क्योंकि हम लोग का इतना अच्छा कल्चर है, स्ट्रॉन्ग। तो बाहर के लोग इस कल्चर को पढ़ने आते हैं, कल्चर का अनुभव करने आते हैं, ताकि उनका कैरेक्टर बढ़े, अच्छा होगा। तो देखिए, ये 6 चीज हमारे जीवन में हम साथ लेके चलेंगे ना, तो हमें सफलता का जो अच्छा अनुभव होगा, ये हमारे लिए राज है। फिर से बताता हूँ आपको 6 चीजें। सबसे पहली चीज क्या है? ज्वलंत इच्छा। दूसरी चीज, मेहनत करना। तीसरी चीज, कमिटमेंट। चौथी चीज, परसिस्टेंस। पांचवी चीज, अपने हुनर को पहचानो, अपने गुणों को देखो, और गर्व करो कि ये भगवान ने आप में भी कुछ टैलेंट दिए। इसे कहते हैं प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। और आखिरी चीज है कैरेक्टर। और कैरेक्टर को बनाना है तो आध्यात्मिक जीवन को अपनाइए। भारत का कल्चर जो आध्यात्मिकता पर डिपेंड हुआ है, आध्यात्मिकता पर पला हुआ है। रामायण महाभारत हमारे इतिहास रहे हैं। इन सबको सुनकर हमारे माता पिता जो है, उनका कैरेक्टर बना है, उनके उनके पिताजी, उनके माँ का कैरेक्टर बना है, और हमें भी उसको अपनाना चाहिए अपने जीवन में। अपनी टेक्नोलॉजी चाहिए हमें, हमें अपना अपना प्रगति चाहिए, लेकिन हमारे कैरेक्टर को, हमारे वैल्यूज को, हमारे आध्यात्मिकता को लेके जब चलेंगे हम सबको, तो हम प्रगति करेंगे। और हमारी प्रगति वो कुछ 1 साल की प्रगति नहीं होगी, शॉर्ट बर्स्ट सक्सेस नहीं होगा। हमारी प्रगति लंबे समय तक होगी, क्योंकि हमारी नींव जो है बड़ी स्ट्रांग है, क्योंकि हमारी नींव किस पर डिपेंड है? आध्यात्मिकता पर। फैमिली रिलेशनशिप, कल्चर, वैल्यू और स्पिरिचुअल लाइफ। तो कहने के लिए काफी और कुछ भी है, लेकिन आज अभी समय हो गया है हमारा। तो कुछ 5-7 मिनट बचे हमारे सेशन के लिए।
तो अगर हमारे ऑर्गेनाइजर्स लोग चाहते हैं तो हम एक आध दो प्रश्न ले सकते हैं, अन्यथा हम यहाँ पर विराम देंगे और आगे का जो कार्य है हमारे ऑर्गेनाइजर्स हमें बताएंगे। धन्यवाद आप सबका। किसी का कुछ प्रश्न है तो अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को और प्रश्न ले सकते What is the definition of success? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस? कौन पूछ रहा है ये? आपका शुभ नाम? Sir, my name is Vikas Pokhriyal. I'm asking what is the definition of success? यस। तो अभी हमने आज चर्चा की टिप्स फॉर सक्सेस, राइट? और हमारे प्रभु जी पूछ रहे कि डेफिनेशन क्या है। देखिए, सक्सेस का कई कई डेफिनेशन है। जैसे उदाहरण के रूप में आप जब हम डिक्शनरी उठाते हैं, डिक्शनरी, और किसी एक शब्द का खोज करते हैं तो हम देखते हैं एक शब्द का मीनिंग अलग अलग मीनिंग होता है ना, तो उसमें सक्सेस का भी अलग अलग मीनिंग है। लेकिन एक बड़ा सुंदर मीनिंग मैं आपको बताता हूँ, अंग्रेजी में है, उसको हम थोड़ा हिंदी ट्रांसलेट करेंगे आपके लिए। सक्सेस इज, ध्यान सुनिए, प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ अ वर्दी गोल। वर्दी गोल, गोल यानी कुछ आपका एक जीवन में गोल होना चाहिए, मकसद होना चाहिए। लेकिन कैसे मकसद होना चाहिए? वो कुछ वो वैल्यूएबल होना चाहिए। उस मकसद में कुछ तो ढांचा होना चाहिए, कुछ तो सब्सटेंस होना चाहिए। वर्दी गोल, तो मकसद होना चाहिए, इस मकसद का वैल्यू होना चाहिए अच्छा कुछ, और उस मकसद को हासिल करने के लिए आपको नियमित रूप से प्रगति करना चाहिए उस मकसद की तरफ। उसे कहते हैं प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ अ वर्दी गोल। ये एक डेफिनेशन मैंने अनेक डेफिनेशनों में से सुनी है, लेकिन मुझे बड़ी पसंद आई। ऐसे अनेक डेफिनेशन सक्सेस के ऊपर, ऐसा कुछ नहीं कि एक ही डेफिनेशन। देखो, जीवन जो है ना, जीवन में कभी हमें सोचना चाहिए जीवन में कि एक ही आंसर नहीं होती है। जीवन में अनेक आंसर हो सकती है, लेकिन एक समय पे एक ही आंसर काम आती है, राइट? जिस तरह से उदाहरण के रूप में मौसम कैसा है, तो आप कहेंगे मौसम ठंडा है। थोड़ी देर के बाद मौसम कैसा है? अरे मौसम गर्म हो गया। 4 घंटे बाद मौसम कैसा है? ओ मौसम, बहुत बारिश हो रही है यहाँ पर। तो तीनों उत्तर राइट है, लेकिन एक समय एक ही राइट है। उसी तरह जीवन में सोचना नहीं चाहिए हमें कि मैं जो कह रहा हूँ वो ही राइट है, बाकी सब रॉन्ग है। नहीं, सब राइट है, लेकिन उस समय जो राइट है उसे समझना चाहिए। इस तरह से हर एक पहलू पर हमें एक नया, एक मोड़, एक नया उत्तर मिल सकता है। तो सक्सेस के अलग अलग पहलू है, अलग अलग आंसर्स है, और उसमें से एक आंसर जिसको मैंने बताया अभी, सक्सेस इज प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ अ वर्दी गोल। ये बड़ा सक्सेंट डेफिनेशन है, जिसे बहुत से बड़े बड़े जो विद्वान पुरुषों ने उसे अपनाया है, ये सक्सेस के डेफिनेशन को। ठीक है विकास जी? Okay, sir. Thank you. थैंक यू। अच्छा प्रश्न था आपका। हैं। जीवन का मुख्य हेलो, यस उपेंद्र जी, आप बोल रहे हैं? उपेंद्र बोल रहे हैं ना, राइट? हाँ यस, बोलिए सर। उपेंद्र। जिस वेणुगोपाल, आपका म्यूट कीजिए, आपका आवाज आ रहा है बहुत। यस, थैंक यू। बोलिए हेलो उपेंद्र जी। जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीवन में हमें क्या करना चाहिए? मुख्य उद्देश्य के लिए, मुख्य हम पैदा किस लिए हुए हैं? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, थैंक्स। आज की जो सेमिनार था ना, उसमें हमने ज्यादा आध्यात्मिकता पे ज्यादा इतना बोला नहीं हमने, लेकिन आगे चल के हम इस पे चर्चा करेंगे। और क्योंकि हमारे जीवन में दोनों इम्पोर्टेंट है, हमारा भौतिक जीवन, मटेरियल लाइफ, सक्सेस, कैरियर, और हमारा आध्यात्मिक जीवन, दोनों बैलेंस होना चाहिए। कभी कभी हम बहुत अपने करियर, पैसे में इतने उलझ जाते हैं कि आध्यात्मिकता, कल्चर पे ध्यान देते नहीं। और कभी कभी कल्चर, आध्यात्मिकता इतने फंस जाते हैं या चले जाते हैं उसमें कि हमारा करियर रह जाता है। तो उसमें बैलेंस होना चाहिए। ये बैलेंस व्यक्ति होता है ना, उसका वो व्यक्ति एक सही उदाहरण दे सकता है इस पूरे सोसाइटी को। तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? सबसे पहले हमें जानना चाहिए हम कौन है, राइट?
हम ये शब्द जान लिया, उसका उत्तर मिल गया, तो उसका लक्ष्य जो है अलग अलग होगा। कोई कहेगा हम भारतीय है, तो भारतीय का जीवन का लक्ष्य क्या अलग होगा। कोई कहेगा हम मनुष्य हैं, तो मनुष्य का जीवन का लक्ष्य अलग होगा। कोई कहा हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, तो उसका लक्ष्य अलग होगा। तो हम किससे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इस पर हमारा लक्ष्य होता है। और ये अलग अलग प्लेटफॉर्म है, ये कोई गलत नहीं है, सब सही है। उदाहरण के रूप में उपेंद्र जी, आप क्या अभी कुछ आप पढ़ाई कर रहे हैं, या आप जॉब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या कुछ और बिजनेस कर रहे हैं? कैन यू टेल व्हाट यू आर डूइंग? जी मैं अभी यूट्यूबर हूँ। यूट्यूबर है, वेरी गुड, क्या बात है। तो देखिए, एक जमाने में आप स्टूडेंट थे, राइट? जी। अभी आप यंग मैन, आप दिखने में बड़े हैंडसम लग रहे हैं, आपको फोटो दिख रहा है मुझे यहाँ पर। तो आप यूट्यूबर अच्छा। है। कुछ समय के बाद आपका विवाह होगा, या फिर आपकी फैमिली होगी। हाँ, तो आपके जी आपका आपका शादी परिचय बदल के रहेगा। हाँ, मैं शादीशुदा हूँ ऑलरेडी। क्या बात है, बचपन में हो बहुत गई अच्छी। बेटा था। नहीं, आपका थोड़ा फोटो देख के मुझे लगा कि बहुत यंग है आप शायद। देखिए, अब शादीशुदा होने के बाद भी बहुत हैंडसम दिख रहे हैं, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। शादी की 10। तो देखिए, आप फैमिली वाले हैं कि नहीं? तो फैमिली वाले होने के बाद आपका एक अलग परिचय होता है। यंग व्यक्ति होता है जो शादीशुदा नहीं होता है, उसका परिचय एक अलग होता है। लेकिन व्यक्ति वही है, उसका अलग अलग परिचय और अलग अलग। आप स्टूडेंट जीवन, बाद में आपका करियर या जॉब का जीवन जिसमें आप शादीशुदा नहीं है, और उसके बाद जॉब कर रहे हैं लेकिन शादीशुदा भी है। ये तीनों में ना आपके चॉइसेस अलग अलग होते हैं, राइट? आपके चॉइसेस, आपकी इच्छाएं, आपका सोचने का ढंग अलग होता है भाई, क्योंकि परिस्थिति अलग अलग होती है। व्यक्ति वही है, लेकिन उपेंद्र जब कॉलेज में था तो उसकी सोच अलग थी। उपेंद्र जब सिर्फ जॉब पे था लेकिन शादी हुई नहीं उसकी, तो उसका परिस्थिति अलग था, सोचने का ढंग अलग था। अभी उपेंद्र जो है शादीशुदा है, फैमिली वाला है, सोचने का ढंग अलग है। तो अलग अलग पहचान हमारी होती है, और उस पहचान के ऊपर अपना सोचने का एक ढंग होता है। तो तो जो जीवन का जो लक्ष्य है, इसका भी अलग अलग पहलू है। भौतिक पहलू है, एक आध्यात्मिक पहलू है, एक बैलेंस पहलू है। तो इसकी चर्चा हम हमारे अगले सेमिनार में करेंगे। जैसे हमारे विकास गांधी जी हमारे हैं, वेणुगोपाल दास जी, उन्होंने कहा था कि आप में से काफी लोगों को इंटरेस्ट है ऐसे कार्यक्रम में, तो हम धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाएंगे और इस पर चर्चा डिटेल में करेंगे। पहले दिन सब सिखा दूंगा तो आप सब भाग जाएंगे, इसलिए मैं धीरे धीरे सिखा रहा हूँ आपको। सारे आपके प्रश्न हम लेंगे एक एक करके, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट मैटर है ना, ये कोई एक दिन का सब्जेक्ट मैटर नहीं है, ये लाइफ लेसन है। ठीक है स्पीड में उपेंद्र जी? सर। सर आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ, कौन बोल रहा है? अवनीश जी बोलिए। यस सर, यस सर। सर मेरा थोड़ा टॉपिक से सर बाहर क्वेश्चन है सर। मेरा क्वेश्चन ये है सर, मतलब जैसे कोई काम करते हैं तो सर एक जगह मन नहीं लगता, मतलब किसी काम को करने में सर मन भटकता रहता है, तो अपनी पूरी एनर्जी एक काम में से कैसे लगाए अपना मन ना वेरी गुड। भटके। अवनीश यस जी सर। बोल रहे हैं कि कभी काम करते तो मन लगता नहीं। आप में से कितने लोगों को इसका अनुभव हुआ है? हाथ ऊपर कीजिए। काफी लोग हैं, आपके मित्र हैं सब। हम सब एक ही पानी में हैं, मतलब एक ही जहाज में है सब। तो देखिए, ये बहुत बड़ा अच्छा प्रश्न है, मन लगना, राइट? मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। भगवत गीता जो है मन का किताब है, माइंड बुक। अर्जुन ने कहा था कृष्ण को कि मैं जो है वो, अर्जुन इतना बड़ा योद्धा था, वो कह रहा था कि मैं एक बार आंधी तूफान को रोक दूंगा। मैं अपने अस्त्र शस्त्र से आंधी और तूफान, सोचिए आंधी तूफान को कौन रोक सकता है? अर्जुन ने कहा मैं रोक सकता हूँ, लेकिन अपने मन को रोक नहीं पाऊंगा। बताइए फॉर्मूला क्या करना चाहिए? तो ये जो है ना, ये मन को रोकने का फॉर्मूला, ये भी एक टेक्निक है, इसको सीखना पड़ेगा। ये एक दिन में नहीं आया, क्योंकि हमारा मन जो है ना, हमसे बड़ा बलवान है। क्यों बलवान है? क्योंकि हमने बलवान बना दिया उसे। इतने सालों से, बचपन से या फिर अनेक जन्मों से हमने उसको अपना जीवन का डोर दे दिया कि तू जो बोले ऐसे करूंगा मैं। हाँ? तो अभी क्या हो गया, जब हम बोल रहे तो वो सुन नहीं रहा है। इसीलिए थोड़ा पोजीशन चेंज करना पड़ेगा अभी।
हाँ, माइंड जो हमारा कंट्रोल बन गया है उसको हमें कंट्रोल करना है। तो इसलिए आजकल देखिए सेमिनार बहुत सारे होते हैं, माइंड कंट्रोल एंड बेनिफिट्स, मन को कैसे नियंत्रित करे, फोकस कैसे करे, बड़े बड़े सेमिनार होते हैं। तो ये विषय जो है बड़ा दिलचस्प विषय है, लेकिन इस विषय को समझने के लिए हमें समय देना पड़ेगा। तो हमारे बहुत सारे आध्यात्मिक किताबें हमारे पास है। सबसे बेहतरीन किताब हमारा है भगवत गीता। अगर आपके पास समय है तो आप भगवत गीता एक बार आप अध्याय क्रमांक 6 इसके आखिरी पन्ने पढ़ लीजिए। तो उसमें मन के बारे में अच्छे उल्लेख उल्लेख दिया है। लेकिन आगे चल के हमारे सेमिनार होंगे जिसमें हम मन के बारे में चर्चा करेंगे, हाउ टू कंट्रोल माइंड, कॉन्सेंट्रेट ऑन माइंड, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू अवनीश। प्रभु जी आपके पास समय है? मतलब प्रभु, एक लास्ट लेंगे, ठीक है, अगर किसी को पूछना है। Hare Krishna Prabhu, I have one question. यस, हु इज दिस? Aniket Prabhu. अनिकेत, यस अनिकेत। Yes, Prabhu. My question is related to like devotion and material studies. Like I'm a student right now. Currently I'm very much engrossed in devotion, such that I'm getting detached from all the things. Like from every material perspective, I'm getting detached. That is a good thing, but also I'm getting detached with my material studies, and that is actually hampering my studies also. So how should I maintain the balance, the equilibrium between studies and my devotional service, such that I can maintain the both things together and not hamper my studies as well. तो अनिकेत जी का प्रश्न था कि मैं आध्यात्मिक जीवन का पालन कर रहा हूँ, लेकिन उसको पालन करते करते मेरे करियर या पढ़ाई में मेरा जो है थोड़ा कम हो गया है, डिटैचमेंट को तो वैराग्य आ गया है। तो ये अच्छा नहीं है, लेकिन कैसे उसको बैलेंस किया जाए, संक्षिप्त में मैं प्रश्न का उसको बताया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारा। जो जैसे आपने देखे होंगे पुराने बचपन के घड़ी, घड़ी थी ना, घड़ी, वो कैसे कैसे पेंडुलम का टिंग 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 ऐसे वो घूमता था इधर से उधर। तो हमारा आध्यात्मिक जीवन या हमारा जीवन कैसा होता है, कभी यहाँ जाता है पूरा मटेरियल, यही करना है, बस हासिल करना है, और अध्यात्म फिर बाद में इधर से इधर आध्यात्मिक करना है, ये सब क्या है, ये सब मोह माया छोड़ दो। तो ये यहाँ से वहां हम चलते रहता हमारा पेंडुलम। हमें उस पेंडुलम को बीच में बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने को जानना चाहिए कि इस जीवन में कुछ भी चीज जो है ये ऐसा नहीं कि कुछ काम का नहीं, हर एक चीज को अगर सही प्रकार से आप उपयोग लाएंगे तो आपके वो काम आएगा। नथिंग इज बैड। इस जीवन में, इस संसार में सब कुछ ऐसा नहीं चीज है जो खराब है। आप किस प्रकार से उसको उपयोग करेंगे वो उसको खराब बनाता है। लेकिन हर चीज को, हर व्यक्ति जो है, जिसको हम सही प्रकार से उसको टटोलेंगे, उसको उपयोग करेंगे, तो अच्छी चीजें भी हमें मिल सकती है। राइट। इस प्रकार टेक्नोलॉजी, मीडिया देखिए, हमारे पास हमारा स्मार्टफोन है, मीडिया है। राइट। उसको अच्छा से उपयोग करेंगे तो हम उसमें से कितने पैसे बना सकते हैं, हमारे करियर बना सकते हैं, कितने सारे हमारे कॉन्टैक्ट, सोशल कॉन्टैक्ट बन सकते हैं। लेकिन उसका सदुपयोग नहीं किया, उसका दुरुपयोग किया, तो वही मीडिया से हम जो है हमारा बहुत नुकसान भी होगा, हमारे जीवन में अधोगति होगी उसकी। तो नथिंग इज बैड इन दिस वर्ल्ड। इस जीवन संसार में ऐसे बोलते हैं कि खराब है या अच्छा है, ऐसा नहीं, डिपेंड्स आपके व्यक्तित्व पर है, कैसे आप उसका उपयोग करें। और यही जो है विज्ञान हमारे शास्त्रों में, हमारे महाभारत, रामायण, भगवत गीता, भागवतम, इनमें दिया है। हमारे इस्कॉन संस्था में भगवत गीता, भागवतम और रामायण, महाभारत पे बहुत से सेमिनार्स होते हैं, और बहुत से युवाएं उसमें आते हैं, भाग लेते हैं, क्योंकि बहुत सीखने मिलता है। क्योंकि क्या है, ये महाभारत रामायण एक कोई पुरानी किताब नहीं है, कुछ काम की, ऐसा नहीं है। आज भी उसमें इतना वैल्यूज है कि आज भी जब पढ़ते हैं, या पढ़ने से ज्यादा सुनते हैं, क्योंकि अभी क्या हमारा इतना तजुर्बा नहीं है कि पढ़ के हम समझे। इसलिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है सुनना चाहिए। हमारे पास भगवान ने कितने कान दिए हैं?
4 2 1 50 2 दिए। और कितना जीवा दिया है? 1। तो 2 और 1, तो काम जितना इससे करेंगे उससे डबल काम इससे करना चाहिए ना, बराबर क्यों? तो अगर 1 बोला तो 2 सुनना चाहिए, लेकिन हम उल्टा करते हैं, सुनने का काम कम करते हैं, बोलने का ज्यादा काम करते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारा सुने, तो हमें सही जगह से सुनना चाहिए। सुनने से बहुत लाभ होता है, बहुत ज्ञान मिलता है, बहुत सीखने मिलता है। किताब पढ़ेंगे तो किताब पढ़ने से ज्ञान मिलता है, लेकिन किताब को वही किताब की उससे निचोड़ कर सीख कर समझाया हमें तो इजीली हम पकड़ लेते हैं। इसीलिए तो देखो, आप स्कूल में लोग जाते हैं, उसके बाद ट्यूशन में जाते हैं। ट्यूशन में क्यों? तो ट्यूशन में वही टीचर जो है, टीचर उसी सब्जेक्ट को निचोड़ कर अच्छे ढंग से पढ़ाती है, तो हाँ यहाँ समझ में आया, स्कूल में कुछ समझ में नहीं आया। तो यही पॉइंट है कि कोई समझाने वाला होगा तो और समझेगा अच्छे से। तो आपके सारे अच्छे अच्छे प्रश्न, बड़ा आनंद आया आप लोग से बातचीत करके, मिलकर। धन्यवाद। मिलते हैं फिर से। हरे कृष्णा।